Hello and welcome everyone to Smart IAS Foundation. You are watching Assam Prairie with me, Raj Gaurav, and today, April 19, we will discuss these topics from last week, Assam specific current affairs. अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आसाम प्रहरी के अभी के जो सेशंस रहेंगे उसमें प्रीलिम्स पे काफी ध्यान रखा जाएगा। दैट्स व्हाई प्रीलिम्स रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, जिसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में करना है। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जामिनेशन है, तो हम मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तुम्हारे पास रहेगा। एपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो क्रैश कोर्स है वो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में 24 अप्रैल से 7 AM में स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए एनरोलमेंट के लिए कमेंट सेक्शन में तुम्हारे पास गूगल फॉर्म रहेगा। आप वो उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हो। ओके, नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज आसाम प्रहरी। आज के आसाम प्रहरी में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक बार जरा हम एजेंडा डिस्कस कर लें आज के आसाम प्रहरी का, तो आज हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को समझेंगे। अभी रिसेंटली आसाम में भी असेंबली इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा कई स्टेट सॉरी बाकी स्टेट्स में भी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, हो चुके हैं। लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं पिछले साल, तो पिछले के पिछले साल। अब ये इन सारी चीजों में ना ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा न्यूज में आता है। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और मेंस में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड टॉपिक होगा गमोसा प्रोटेक्शन, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू द गमोसा, इट्स प्रोडक्शन, द प्रोटेक्शन व्हिच द वर्कर्स रिलेटेड टू गमोसा प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे। मेंस और प्रीलिम्स दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। थर्ड टॉपिक होगा बाखुनगोरी फेस्टिवल के बारे में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे रूट्स कल्चर से रिलेटेड है। ये प्रीलिम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे टॉपिक्स। हम इससे रिलेटेड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड के बारे में। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म का हमारी सोसाइटी में, आसाम की सोसाइटी में काफी बड़ा योगदान रहा। हम उनके बारे में पढ़ेंगे और रिसेंट में जिन्हें इन अवार्ड से सम्मानित किया गया उनकी बात भी करेंगे। Then next topic would be Pongtugu festival. Again a very important festival which is related to the culture of India. इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड भी आपके पास प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इसको डिस्कशन करने के बाद। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया दैट हु रन्स द शो ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कौन इस टाइम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रन करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, आज हम चलो इसको समझते हैं आसाम ट्रिब्यून की इस आर्टिकल की हेल्प से। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि मेंस के क्वेश्चन में अगर ये टॉपिक आया, हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे बना सकते हैं। ये देखो, ये जो कंटेक्स्ट वाला पार्ट होता है ना, ये तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन का काम कर सकता है। आप यहां से इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकते हो। जैसे तुम ऐसे लिख सकते हो, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए यूनिक कॉन्सेंसस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी, दो इट नीड्स सम improvement, though it needs some upheaval to make it really effective। ऐसे करके आपका टू मेक इट रियली इफेक्टिव फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ऐसे करके तुम अपना ना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकते हो मेंस के आंसर्स में, है ना। प्रीलिम्स आने वाला है, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते रहें, इसी में समझदारी है। चलिए, अब हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इस वर्ड को ही अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ इस पे, तो आपको क्या समझ में आएगा। एक मॉडल, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सजेस्ट करता है कि भैया ये गाइडलाइंस होनी चाहिए जिनको डिफरेंट कैंडिडेट्स को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना है, सो दैट इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में चले। राइट, डेमोक्रेसी जो है ना, बड़े सोच समझ के बाद ये प्रिंसिपल को भारत में एक्सेप्ट किया गया, बाकी देशों में एक्सेप्ट किया गया। तो ये जो प्रिंसिपल है ये प्योर रहे, एथिकल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि जनता का भरोसा बना रहे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे। दैट्स व्हाई ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। अब हम इसके लीगल स्टेचुअरी बैकिंग्स की बात करें, तो डायरेक्ट वैसे इसका कोई स्टेचुअरी बैकिंग नहीं है। मतलब कोई डायरेक्ट ऐसा लॉ नहीं है जिसके थ्रू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होता है। ये चीजें ना आपको मेंस में काम आएगी और प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा। प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट दे सकते हैं दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज इट्स ओन लीगल इन्फोर्सेबल स्टैट्यूट। गलत, इसका खुद का अपना कोई लीगल इन्फोर्सेबल स्टैट्यूट या लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात करें, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 324, जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एमसीसी को या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है। सो डायरेक्ट कोई स्टेचुअरी बैकिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जिसके थ्रू वो एमसीसी को इंप्लीमेंट करता है। ओके, वहां कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आर्टिकल एमसीसी से रिलेटेड डायरेक्टली। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें कि क्या कुछ दूसरे लीगल प्रोविजंस हैं इनडायरेक्टली जिनका यूज किया जाए, तो यस, पहले
आईपीसी का यूज किया जाता था। अब भारतीय न्याय संहिता का यूज किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का यूज किया जाएगा। इन लीगल प्रोविजन से इनडायरेक्टली एमसीसी को इंप्लीमेंट या एमसीसी के जो प्रोविजन है उनको इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। ठीक है, कि सपोज मान लो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ने बोला कि पार्टीज ये कंडक्ट फॉलो करेंगी ड्यूरिंग द इलेक्शन, लेकिन अगर सपोज कोई पार्टी या कोई कैंडिडेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो भाई हम कौन सा लीगल प्रोविजन के थ्रू उसके एक्शन लेंगे? तो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, क्योंकि खुद का नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग, क्योंकि खुद का एमसीसी का कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, इसलिए इसको टूथलेस भी माना जाता है। और यही वे फॉरवर्ड में आप यूज करोगे कि इसको अपना सेपरेट लीगल प्रोविजन भी चाहिए। बुझ रहे हो? ठीक है। ड्यूरेशन की हम बात करें तो ड्यूरेशन देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में बड़ा काम आएगा और आप सबको समझ में भी होना चाहिए कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ड्यूरेशन क्या होता है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करता है, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट कमिंस इनटू एग्जिस्टेंस, और जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे ना फिल्म्स में आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा दैट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट्स बिफोर 48 आवर ऑफ द इलेक्शन, डे ऑफ इलेक्शन। नहीं, गलत है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल अनाउंस किया और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, सिर्फ पोलिंग होने से एमसीसी खत्म नहीं होती, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक क्या रहेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड रहता है ना। तो पोलिंग से उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। शेड्यूल अनाउंस हुआ, शेड्यूल से लेकर जब तक शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो गया इलेक्शन का, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में रहता है। इसकी बात करते हैं कि ये शुरुआत कब हुई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था 1960 के केरला असेंबली इलेक्शंस में। मतलब रीजनल लेवल पे पहले केरला में इसको इंप्लीमेंट करवाया गया, और ऑल इंडिया लेवल पे बात करें या वाइड लेवल पे बात करें तो 1962 के जो इलेक्शंस हो रहे थे वहां पे वाइडली सर्कुलेट इसको किया गया। तो ओरिजिन इसकी 1960 से मानी जाएगी, केरला असेंबली इलेक्शंस। चलिए, अब हम की प्रोविजंस पर आते हैं। तो क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं भैया? कि आप दारू चिकन देकर वोट ना मांगो, ये भी है। कम्युनल फीलिंग्स या कास्ट बेस्ड जो डिविजन्स है उसको प्रोवोक ना करो, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन बाज कहाँ आते हैं? सेक्रेड प्लेसेस का, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का यूज करके वोट ना मांगे जाए, हालांकि वो भी हो ही जाता है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में कंडक्ट के अंदर आती है। पुलिस नोटिफिकेशन होता है, पार्टीज को बताना पड़ेगा, कहीं इलेक्शन मीटिंग करनी है तो बताना पड़ेगा लोकल पुलिस स्टेशन को या बाकी जो अथॉरिटीज होते हैं कि साहब यहाँ पर हम मीटिंग करने वाले हैं, है ना। कुछ रिस्ट्रिक्टेड जोन होते हैं, जैसे पोलिंग स्टेशन है ना जहाँ पे वोटिंग होने वाली है, उसके 100 मीटर के अंदर इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं होगी। प्रोहिबिटेड आइटम्स, खंबा, दारू, चिकन, ये सब बैन रहता है। ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर बनाती है, पुलिस ऑब्जर्वर बनाती है, जनरल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बनाती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व किया जाए। क्योंकि यहाँ पर ना फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समझ लो, ये सारा कुछ मैंने यहाँ लिखा है, पढ़ोगे इंग्लिश एसएमएस दोनों में ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगा और समझ आ जाएगा। पर इस एक बार इसको और समझो। क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी इंश्योर करने की कोशिश करती है कि कोई कैंडिडेट, अगर आजकल वो फ्री बाइज वाला कल्चर काफी चल रहा है ना, तो फ्री बीज अगर सपोज मान लो, वो दो उसका दो एस्पेक्ट है। पिछले सेशन में हमने इसको भी डिस्कस किया था कि फ्री बी क्या सच में सिर्फ फ्री बी है या वेलफेयर स्कीम्स भी होता है। तो वेलफेयर स्कीम्स और फ्री बी के बीच का जो बैलेंस है ना, बड़ा फाइन लाइन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसको भी मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारी चीजें, कितना खर्चा हुआ, खर्चा कहाँ से आ रहा है, कोई इलीगल तरीके से तो पैसा नहीं खर्चा किया जा रहा है, ये सारी चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में होती है। बट अब कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले तो कंटेम्प्रेरी चैलेंज क्या है कि कोई लीगल प्रोविजन खुद का अपना है नहीं। ये एक टाइप का मोरल परसुएशन होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोरली डिमांड करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, खुद का लीगल बैकिंग नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को यूज तो करते हैं, पर उसके थ्रू जुरिस्डिक्शन आने तक में सालों लग जाते हैं। इलेक्शन के बाद आता है, तब तक तो इलेक्शन खत्म हो गया। वेलफेयर स्कीम, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों बोलता है कि वेलफेयर स्कीम्स होने चाहिए। लेकिन वेलफेयर स्कीम्स कब फ्री बाइज बन जाते हैं, रेवड़ी कल्चर को कैसे प्रमोट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें प्रॉपर कंट्रोल नहीं लगा सकता है। वो आप अपने आसपास के इलेक्शंस में देख सकते हो कि किसी इलेक्शन में कोई वेलफेयर स्कीम अनाउंस हुई, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये भी समझ में आएगा कि वो वेलफेयर स्कीम के नाम पे वोट खरीदो स्कीम हो जाती है। शैडो कैंपेनिंग चलते हैं। जैसे पोलिंग से पहले ना, एक्चुअली क्या होता है कि जब पोल हो रहा होता है, इलेक्शन है, तो उसके 48 आवर पहले साइलेंस पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई कैंपेन नहीं होगा। पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो चल रहे होते हैं, फेसबुक पेजेस, प्रॉक्सी फेसबुक पेजेस तो चल रहे होते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, और दैट्स वाई हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ऐसे हिल डुल रही है।
जैसे भूकंप आने पे हमारा घर हिलता है। हम क्या क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है भैया, तो ये रहा आपके लिए वे फॉरवर्ड। क्या वे फॉरवर्ड, वी नीड टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जिसको हम आरपीए बोलते हैं, उसको थोड़ा हमें अमेंड करने की जरूरत है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी कैंडिडेट ने एमसीसी का वायलेशन किया, तुरंत उसको डीरजिस्टर कर दो, तुरंत सस्पेंड कर दो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एमसीसी को अपना खुद का स्टेचुटरी बैकिंग चाहिए। पेड न्यूज अगर चलाया जा रहा है, हेट कैंपेन अगर चलाया जा रहा है, उनको क्रिमिनलाइज करना, और इन सब चीजों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पास लीगल बैकिंग होने चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, वहां पर किसी भी टाइप के कैंपेन को बैन करना, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना, ये सारी चीजें जरूरी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सी विजिल ऐप के थ्रू भी मॉनिटर करने के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट द सी विजिल ऐप विद एआई एंड रियल टाइम एनालिटिक्स। सी विजिल ऐप नाम का एक ऐप है जहां पर आप आम पब्लिक के रूप में भी जाकर अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन वहां पे ना, आपने कंप्लेंट रजिस्टर किया, फिर कंप्लेंट का रिजोल्यूशन कब होगा, भारतीय राजनीति में कोई गारंटी नहीं है। अब अगर हम वहां पर हम एआई रियल टाइम एनालिटिक्स करें कि एआई बेस्ड सिस्टम हो, जैसे ही कहीं पर एक फ्लैग हुआ कि यहाँ पर एमसीसी का वायलेशन हुआ है, रिपोर्टिंग आया, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये सब आगे के वे फॉरवर्ड है। इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उनका खुद का विल पावर होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका विल पावर डेवलप नहीं होगा तो चेंजेस वो करेंगे नहीं। जब तक चेंजेस नहीं होगा तो हम सिर्फ वे फॉरवर्ड के रूप में अपने मेंस के आंसर्स में लिखते रहेंगे। खैर, लिखने का काम आप ऐसे मेंस के आंसर से कर सकते हो। और ये रहा आपके लिए मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। बुझे? तो आपको जो मैंने अभी समझाया, आपको ये इंग्लिश में या एसएमईज में मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखना है, अपने सर से मैम से जाकर इवेलुएट करवाना है। ओके, बट कीप प्रैक्टिसिंग, नहीं तो फिर प्रीलिम्स जैसे तैसे निकल जाता है कई लोगों का, मेंस में फिर तोते उड़ जाते हैं। तो इतना लाइट ना लो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू किसी को। और ये रहा प्रीलिम्स का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सिंसियरली चाहिए। राइट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, गामोसा प्रोटेक्शन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। अभी रिसेंटली हमने रोंगाली बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। अभी मेरे दोस्त पिछले साल घूमने आए थे आसाम, तो उनको मैंने सम्मानित किया। दोस्त थे बट फिर भी मैंने उनको गमछा पहना के सम्मानित किया। उनको मैंने बताया कि देखो, गमछा ना यहाँ असम की संस्कृति का एक इंटीग्रल पार्ट है और रिस्पेक्ट से सामने वाले को पहनाया जाता है। वो राजस्थान के हैं, दो तीन लोग दोस्त आए थे। तो वहां ले जाके वो, उसने अपने ऑफिस में, उसकी अपनी कंपनी है, उसने अपने ऑफिस में अच्छे से डेकोरेट करके रखा है कि अच्छा, मुझे आसाम से मिला था, मेरे दोस्त ने दिया था। तो हम लोग इसको यूज करते हैं फेस्टिवल्स में ऐसे ऑनर करने के लिए, गिफ्ट के रूप में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। आप यहाँ पर हमारी एक वर्कर को देख सकती हैं जो खुद से हैंडलूम पर गमछा बनाने का काम कर रही है। बट एक्चुअली आजकल ना मार्केट में चीप फैक्ट्री बेस्ड गमछा आ गया है। पब्लिक भी कई बार क्या करती है, सस्ते दाम पे चाहिए होता है ना, पैसा एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पब्लिक भी सस्ता गमछा खरीद के लिए आती है, जिससे हमारे ये जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, बेचारे, इनकी मेहनत एड्रेस नहीं हो पाती है, इनको इनकी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, गमोसा क्या है, गमोसा के बारे में ट्रेडिशनली अभी जो मैंने बातें कही, तुम सब जानते हो। उसको मेंस के फॉर्म में कैसे लिखना है, वही यहाँ इस पीडीएफ में, इस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो। और ये रहा क्राइसिस, मार्केट इनंडिएशन। जैसे अभी रिसेंटली रोंगाली बिहू का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, अभी भी चल रहा है। मेन जो था वो हमने सेलिब्रेट कर लिया, बाकी बिहू सेलिब्रेशन तो चलता रहेगा। आप देखोगे कि यहाँ पर ना ऑब्जर्व किया गया, एज पर द स्टडी, ड्यूरिंग रोंगाली बिहू फेस्टिवल द लाइवलीहुड ऑफ ओवर 10 लाख ट्रेडिशनल वेवर्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। कि 10 लाख से ज्यादा ट्रेडिशनल वेवर्स हैं जो इंतजार करते हैं कि कब रोंगाली भी हो या भोगाली भी हो या कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो, तो लोग हमारे बनाए हुए गमछा को खरीदें। लेकिन मार्केट में चीप फैक्ट्री बेस्ड गमछा आ जाता है, इनके बेचारों की जो लाइवलीहुड है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। कल्चरल डिस्टॉर्शन भी, गमछा जैसे यहाँ पर ये जो औरत बना रही है, ये किस तरह से, अब जैसे इस बर्ड को दिखाया गया, किसी सिंबल को दिखाया जाएगा जो कल्चर का पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है। बट आजकल जो फैक्ट्री मेड गमछा होते हैं, वहां पे नए नए डिजाइन बना दिए जाते हैं, कल्चरल डिस्टॉर्शन भी होता है। और इन सब चीजों के ऊपर ना इन्फोर्समेंट नहीं होता है, दैट इज अ ड्रॉबैक। जो भी डायरेक्टरेट्स है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स का, उनमें ये कमी है कि वो ना प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। कि अच्छा, कहीं पर देखा जा रहा है कि चीप गमछा का प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीप गमछा के प्रोडक्शन के अगेंस्ट क्या एक्शंस लेने चाहिए फैक्ट्री ओनर के अगेंस्ट, वो नहीं हो पाता है। प्राइस वॉर अलग चल रहा होता है। ऑथेंटिक हैंडलूम गमछा आप मार्केट में खरीदने जाओगे, थोड़ा महंगा मिलेगा। लो प्राइस बेस्ड जो गमछा मिलता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है। वही पब्लिक की अपनी मुसीबत। तो ये चैलेंज ना एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि हैंडलूम के जो भी प्रोडक्ट है ना, वो आपको सही नॉमिनल रेट पे मार्केट में अवेलेबल सरकार करवाए। अब सरकार उसमें इंसेंटिव दे, सरकार उसमें सब्सिडी दे, यहाँ पे सरकार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तब जाके हमारा जो कंज्यूमर है ना वो अवेयर भी होगा, हैंडलूम के प्रोडक्ट भी खरीदेगा, उसका पॉकेट भी सेफ रहेगा। बुझ रहे हो? ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या लीगल एंड प्रोसीजरल बॉटलनेक्स हैं, क्यों ऐसा इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, तो वो है एविडेंस रिक्वायरमेंट्स कि भाई असम में ना एग्जैक्टली साइंटिफिक लेबोरेटरी या फिर इनको सर्च करने के लिए अच्छा कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा मार्केट बेस्ड है, इसको लेकर भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे पास साइंटिफिक लेबोरेटरी टेस्ट भी नहीं होता है। एक्चुअली इसको भेजना पड़ता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से फिर तब वहां से रिसर्च होकर आता है, वहां से चेक होकर आता है। तो ये बड़ा डिले है, लॉजिस्टिकल डिलेज भी है। सीज्ड सैंपल मस्ट करेंटली बी सेंट टू टेक्सटाइल कमिटी इन कोलकाता, और कोलकाता में जो टेक्सटाइल कमिटी है वहां से रिपोर्ट आता है, तब जाके एक्शन लिया जाता है। तो सोचो कितना टाइम लग जाता है। लिमिटेड पेनल स्कोप है। जीआई एक्ट जो है इट प्रोवाइड पेनल प्रोविजंस फॉर फोकस ऑन द फॉल्स एप्लीकेशन ऑफ द जीआई टैग, विच इज डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट विदाउट द अंडरलाइंग टेक्निकल वेरिफिकेशन। जो हैंडलूम गमोसा है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, बहुत बढ़िया। जीआई जो प्रोविजन है वो ये भी बोलता है, जीआई एक्ट ये भी बोलता है, 1999 का जीआई एक्ट ये भी बोलता है कि अगर किसी जीआई प्रोडक्ट का फॉल्स इंप्लीकेशन किया गया, फॉल्स यूज किया गया, तो आप पे पेनल प्रोविजंस भी लगेंगे, आप पे पेनल्टी लगेगी। लेकिन प्रूफ कैसे हो भाई? उसके लिए तो हमको भेजना पड़ेगा किसी रिसर्च सेंटर या टेक्सटाइल कमिटी कोलकाता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कई हमारे हैंडलूम वर्कर्स बेचारे अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। ऑथराइज जीआई यूजर्स की कमी रहती है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस रहते हैं जिसके वजह से मार्केट में ओरिजिनल हैंडलूम बेस्ड गमछा और फेक फेक या फिर कहें तो चीप फैक्ट्री बेस्ड गमछा, इनके बीच का चैलेंज बना हुआ है। इसमें हम जीआई टैग और सर्टिफिकेशन की बात कर लें, तो जीआई टैग जो है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो चलो एक लोगो होनी चाहिए, है ना? ये एक बढ़िया तरीका है ना। अब मार्केट में आप जा रहे हो, आप एप्पल का फोन खरीद रहे हो, या आपको एप्पल के नाम पर तरबूजा वाला फोन बेचा जा रहा है, मतलब ऊपर लोगो एप्पल का लगा हुआ है, बट वो एक्चुअली में एप्पल का फोन कुछ और नहीं है, एटलीस्ट कम से कम लोगो से तो आइडेंटिफाई लोग कर सकते हैं, राइट? ऐसा एक हमको ना एक लोगो डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि लोगो के बाद भी फिर एक बड़ा चैलेंज आएगा हमारे यहाँ, क्या है, हमारे यहाँ लोगों को भी थोड़ा चेंज करके डुप्लीकेट बेच दिया जाता है। जैसे बिस्लेरी का लोगो है, बिस्लेरी के नाम पे बिल्सेरी बेच देते हैं। बिस्लेरी का बिल्सेरी है, बिल्सारा है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड नाम से बिक रहे होंगे। तो ये एक चैलेंज बाद में आएगा, फिलहाल जीआई लोगो एक होना चाहिए, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे हैंडलूम वर्कर्स है उनका रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, लेबलिंग, इन सब की जो भी यूनिट्स है वहां पे एक्सेस क्लियर होना चाहिए। लोग जाते ही नहीं है सरकारी दफ्तर कई बार, कि अरे एक तो वो दूर पड़ रहा है, अब हमारा जो वर्कर है वो है माजुली में, और जो ऑफिस है वो है गुवाहाटी में, वहां से यहाँ आने के लिए कई मुसीबत है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, ऑफिस में एक्सेस प्रॉपर नहीं होता है। तो ये सारी एक चैलेंजेस हो जाती है। लेबलिंग मैंडेटरी करना होगा, कंज्यूमर अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि वही कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर हमेशा सस्ती चीजों को पहले प्रेफर करेगा, तो उसके लिए सरकार को यहाँ पर आप इंसेंटिव बेस्ड स्कीम भी या सब्सिडी भी इंक्लूड कर सकते हो वे फॉरवर्ड में। ठीक है। लैब हमें स्टेब्लिश करने पड़ेंगे, कि हमें टेक्सटाइल लेबोरेटरी आसाम में चाहिए, अलग अलग प्लेसेस पे चाहिए। आसाम में सिर्फ एक जगह गुवाहाटी में लगाने से नहीं होगा, बाकी प्लेसेस पे भी लगाना होगा। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्यूआर कोड हो सकता है कि अच्छा स्कैन किया, मालूम पड़ गया कि ऑथेंटिक ट्रेडिशनल हैंडलूम बेस्ड गमछा है, या किसी फैक्ट्री से तमिलनाडु से बनकर आया है या गुजरात से बनकर आया है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू गमछा को, जो हैंडलूम बेस्ड गमछा है, हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनका लाइवलीहुड भी अफेक्ट नहीं होगा। नाउ अगेन अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हिट। आपके लिए आज दो मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये रहा दूसरा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक ज्यादा करेंगे, क्योंकि अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कोकराझार असम में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल, बाखुनगुरी फेस्टिवल। मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी इस फेस्टिवल को घूमने जाएं, राइट? कभी जाएंगे जरूर। तो 13th बाखुनगुरी फेस्टिवल बिगेन ऑन संडे, अभी जो न्यूज आया था, राइट, वो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। चलिए आते हैं। Bokonguru is a premier socio-cultural and spiritual event celebrated in the BTC और BTR region, Bodoland Territorial Region of Assam। देखो बड़ा अच्छा लोगो भी बनाया गया, जो कल्चर को भी रेफर कर रहा है ना, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टिविटी भी है, राइट? पैराग्लाइडिंग इवेंट्स अगर वहां पर हो रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं वो भी आ सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग का एक बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखो एक मेजर हाईलाइट है, ऊपर में बताऊंगा, पर यहाँ देखो, बोकोनगुरु हजाओ गखावनी, राइट? सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट अब ये देख सकते हो यहाँ पे ना हिल क्लाइंबिंग करवाया जाता है। तो कितना अच्छा, जिनको एडवेंचर पसंद है वो आ सकते हैं, कि भाई हम दिल्ली में रहने वाले हैं, हम बिहार में रहने वाले हैं, कोलकाता में रहने वाले हैं, तमिलनाडु में रहने वाले हैं, वो भी आएंगे बोकोनगुरी फेस्टिवल में, और हिल क्लाइंबिंग भी करेंगे, जो कि कल्चर का भी पार्ट है, एक रिचुअल भी है, और साथ ही साथ नेचर के साथ कनेक्टिविटी भी दिखा रहा है। बाकी बातें करें तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हरिना गुरु, राइट, हरिना गुरी एट द फुटिल्स ऑफ
बोखुनगुरी हिल इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट असम, यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको आसपास के रीजन में भी दिखेगा, बट मेनली यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ओके, ये जो ज्योग्राफिकल रीजन है, बाहर देखो बारिश होगी, अभी मैं तुम्हारे लिए आसाम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर बारिश शुरू हो गई। वेदर का भी आजकल ठिकाना नहीं है, इस साल लगता है अच्छी बारिश होने वाली। ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो हिल है ना, हम जो बोखुनगुरी हिल की बात कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोल्डन लंगूर के लिए बड़ी पॉपुलर है। गोल्डन लंगूर, गोल्डन लंगूर का आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है, तुम मुझे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मालूम होना चाहिए आपको। तो अब इसके टाइमिंग की हम बात करें तो फेस्टिवल जो है ना, इट इज कंक्लूडिंग ऑन द डे ऑफ संक्रांति, मतलब ये भी कहीं ना कहीं हार्वेस्ट से रिलेटेड होता है। एंड इट कोइंसाइड्स विद द ऑनसेट ऑफ बुशागु, द बोडो न्यू ईयर एंड रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी कनेक्शन है। और जो बोडो न्यू ईयर है, जिसको हम बुशागु के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, वो भी है। स्पिरिचुअल बिलीफ भी है यहाँ पे, राइट। द बोडोस पीपल द रेवर बोकुनगुरी हिल एज द सेक्रेड अबॉर्ड ऑफ शिवराय, जो भगवान शिव है। यही देखो देखो, प्रोनाउंसिएशन, नाम, ये सारी चीजें ना इंसानों की दी गई है। आप भगवान शिव बुलाएं, आप महादेव बुलाएं, आप शिवराय बुलाएं, या किसी और नाम से बुलाएं, है तो वो एक ही। बस हमें समझने की बात है ना, हमारे बीच ये लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, प्रोनाउंसिएशन, राइट, डिफरेंट रिलीजन, इन सारे डिफरेंसेस को हटाकर हमें ना इन कल्चर को अडॉप्ट करने की एक्चुअली जरूरत है। कल्चरल डिफरेंसेस को हटाकर उनको अडॉप्ट करना कि अच्छा सब कल्चर तो एक ही कुछ कह रहा है। इस फेस्टिवल के ड्यूरेशन में कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे खोमलाई नाम का ट्रेडिशनल बोडो रेसलिंग होता है। गीला गिलानी नाम का एक गेम होता है, राइट, विच इज प्लेड विद द सीड्स ऑफ गीला क्रीपर। डोंगफांग बोखुनाई एक और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। डाओबा एथिंग नाम का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, जिसमें बैम्बू स्ट्रीट्स पे चलने का काम किया जाता है। तो ये सारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी पार्ट होते हैं इन फेस्टिवल्स के। सो दैट्स वाई बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कभी मौका मिले तो तुम जाओ, जो लोग इन फेस्टिवल का पार्ट बन चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इस फेस्टिवल पर बेस्ड। यहाँ प्रीलिम्स में आपके ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2026। तो गुरुदेव कालीचरण के नाम पर ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, जिसको हम गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड बोलते हैं, वो रिसेंटली दिया गया, सम्मानित किया गया कुछ लोगों को। सॉरी, ये उसका कौन सा एडिशन है, 8th एडिशन है, द 8th गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गुरुदेव कालीचरण, जो एक्चुअली में जिनका जन्म होता है प्रेजेंट डे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, जो पहले काजी गांव विलेज था, प्रेजेंट डे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर श्रीमान खोलूराम मेक एंड रंदिनी मेक के घर में इनका जन्म होता है। इन्होंने अपने, जो इनकी शिक्षा की बात की जाए, है ना, 20th सेंचुरी में इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से ली, आदि ब्रह्म समाज से ली। और उसी आदि ब्रह्म समाज से जो इन्होंने सिद्धांत, जो प्रिंसिपल सीखे, उसको अपने बोडो लोगों के साथ, बाकी आसाम के लोगों के साथ, बाकी अपने अनुयायी जो भारत के अलग अलग पार्ट से जुड़े, उनके साथ इन्होंने शेयर किया। और लाइफ लॉन्ग इन्होंने एडुकेशन और सोशल रिफॉर्म के लिए प्रयास किया। इनके सोशल रिफॉर्म वर्क, इनके एडुकेशन रिलेटेड वर्क्स के वजह से इन्हें मेक गांधी ऑफ असम के नाम से भी बुलाया जाता है। ओरिजिनली ये मेक्स फैमिली से थे, राइट, तो इनको मेक गांधी ऑफ असम के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकी स्पिरिचुअल, इनकी जो सोशल रिफॉर्मिंग है, उससे रिलेटेड कई किस्से हैं जो बोडो कम्युनिटी में सुनाई जाती हैं, फॉलो की जाती हैं। हम भी इनके लाइफ से सीख सकते हैं। बचपन से ये बड़े तेज है, बड़े तीव्र बुद्धि के थे बचपन से, है ना। और अपनी एडुकेशन, अपनी जो शिक्षा है, उसको इन्होंने बोडो समाज में और बाकी जो समाज में जो इनके अनुयायी थे, उनके एडुकेशनल सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए यूज किया। अब हम प्रेजेंट जो 8th गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2026 है उसकी बात करें, तो ये दो लोगों को सम्मानित किया गया इससे। पहले हैं हमारे रमेश चंद्र भारद्वाज जी, जो कि एक एमिनेंट एडुकेशनिस्ट एंड गांधीयन भी हैं, राइट। और दूसरे हैं हमारे लेट कारेंद्र बसुमतारी जी। पोस्टमसली इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जो एबीसीयू के प्रेसिडेंट भी रहे, एबीएसयू के, राइटेड है, नोटेड थिंकर हैं बोडो कम्युनिटी के। तो इन दोनों को इस बार 2026 में 8th गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, आप याद रखेंगे। और इनके बारे में, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी के बारे में और पढ़ेंगे। चलिए, ये रहा इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज हर टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अपकमिंग प्रीलिम्स आ रहा है तो हम इसको हर टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन रखेंगे, साथ में मेंस के भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो दो क्वेश्चन तुम्हें दिखाए थे। एक और टॉपिक आज के लिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज पोंगतू कू फेस्टिवल, जो कहां सेलिब्रेट किया गया, हमारे ही पड़ोस में, आसाम के पड़ोस में, कहा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बात करते हैं। The Tutsa tribe, they primarily which are inhabiting in the Tirap and Changlang district of Arunachal Pradesh, they celebrate the Pongtuku festival. बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। तो मेनली जो है, ये तुत्सा ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं, याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए।
अरुणाचल प्रदेश प्राइमरली चिराप एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ये तुरसा ट्राइब के लोग मिलते हैं, बाकी रीजन में भी मिल सकते हैं, जो एक फेस्टिवल को, एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। देखो वही मैंने बताया ना, अभी मैं बोल रहा था ना कि आपका राज्य अलग हो सकता है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, बट भारत की संस्कृति एक ही है। आप उसको अलग अलग नाम से बुलाइए, आप उसको तुत्सा फेस्टिवल बोलिए, आप उसको रोंगाली बिहू बोलिए, आप उसको सतुवानी बोलिए, आप उसको बैसाखी बोलिए, आप उसको पोंगल बोलिए, ओणम बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये सब फेस्टिवल एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग टाइम पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो नेचर के साथ कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टिविटी, इन सब चीजों को डिनोट करने का काम करते हैं। सो ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है विच इज सेलिब्रेटेड एनुअली बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन। अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है कि आगे जब मानसून सीजन स्टार्ट होगा उससे पहले हम ये अपना जो पोंगतोकू फेस्टिवल है, तुत्सा ट्राइब के लोग इसको सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होते हैं, ट्रेडिशनल जो लॉक ड्रम होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, है ना, ये हमारे जो हमारे जो ट्राइब्स हैं, चिरांग, एक मिनट, जो तुत्सा ट्राइब के हमारे लोग हैं, वो इन ड्रम्स को प्ले करने का काम करते हैं। बाकी भी ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि एंशियंट मिथोलॉजी से या एंशियंट कल्चर से रिलेटेड है, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द तुत्सा ट्राइब। तुत्सा ट्राइब के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और उनके ओरिजिन से भी रिलेटेड माना जाता है। अब सिंस अपना रिचुअल फेस्टिवल है, तो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को भी पहनने का काम किया जाएगा। जो एथनिक ड्रेस है ना, वाइब्रेंट रेड एंड व्हाइट हैंडलूम से बना होता है, ये आप देख सकते हो, इन एथनिक ड्रेसेस को भी पहनकर सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल को। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया पोंगथुकू फेस्टिवल, सेलिब्रेटेड बाय तुत्सा ट्राइब प्राइमरली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिराप एंड चांगलांग। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीलिम्स के लिए इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा कुछ और भी ट्राइब्स और उनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स यहाँ पर इस टेबल में मेंशन है, इसको भी पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स में बड़ा काम आएगा। ये रहा आपका इस पे बेस्ड प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज का टोटल 5 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं, जिसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे, राइट। एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था, गोल्डन लंगूर का आयुसीएन स्टेटस, वो भी बताओगे। और फिर हम लोग मेंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो लिखकर हमें एवेलुएट करवाना है तुम्हें हमसे। आपके बाकी भी जो टीचर्स हैं आप उनसे भी एवेलुएट करवा सकते हो। नेक्स्ट वीक में फिर हम लोग मिलेंगे आसाम प्रोरी के नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।